नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो भारत लाइव और मैं आपके साथ में हूं मनोज कुमार मिश्रा। भैया, मैं आपको सोशल मीडिया पर देखता था। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, ये आपने देखा होगा आरक्षण को के समीक्षा को लेकर के जो बातें हो रही हैं, तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जाति हटाने की बात कर लो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही गलत बयान है और सबसे बड़ी बात सबको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से जातिगत चीजें पहले से ही खत्म की जा चुकी हैं। आज अगर कोई एजुकेशन के लिए स्कूल में जाता है तो ऐसा नहीं कि दलित का बच्चा अलग बेंच पे बैठाया जा रहा है और सवर्ण का बच्चा अलग बेंच पे बैठाया जा रहा है, या ओबीसी का बच्चा सवर्णों के साथ शादी नहीं कर सकता या सवर्ण का बच्चा ओबीसी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जाति को खत्म करने के लिए कई सारे रिफॉर्म बनाए हैं। अब रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह जो है उसका मेन मोटो ये है कि रिजर्वेशन में जो इतने दिनों तक रिफॉर्म नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए, वो जरूर होना चाहिए। और कई सारे लॉ कमीशन की रिपोर्ट है जिसको पार्लियामेंट की कमेटी बनाती है, उसका मानना है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म जरूरी है। कई सारे ऐसे ओबीसी के वर्ग हैं जो कि अब क्रीमी लेयर से ऊपर जा चुके हैं, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। ओबीसी वर्ग में ही बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको जरूरत है। और इसी बेंच का ये भी कहना था कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर होना चाहिए। हालांकि अभी सरकार ने 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन अपना एफिडेविट लगाई है और कहना है उनका कि एससी एसटी में हम क्रीमी लेयर नहीं मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है और इसको मानना चाहिए। अगर पार्लियामेंट अपने आप को सेपरेट करके चलेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तो कहीं ना कहीं कानून में बहुत दिक्कतें आएंगी। और सभी का ये मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। पूरे विश्व को जब आप देखेंगे तो सब जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में किसी न किसी फॉर्म में रिजर्वेशन है, लेकिन जातिगत रिजर्वेशन पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां वोट की राजनीति के चक्कर में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जातिगत रिफॉर्म की बात की जा रही है, जातिगत आरक्षण की बात की जा रही है। आप चाइना को देखिए, वहां जातिगत आरक्षण नहीं है। वो 2 साल बाद हमसे जो है आजाद हुए और आज वो कहां है? दूसरी अर्थव्यवस्था है चाइना और हर मामले में आगे है। हम यहाँ पर फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। चाइना के पास खुद का अपना मेटा है, खुद की अपनी सोशल मीडिया है। तो हम भी उतने आगे जा सकते, क्योंकि जब आप देखेंगे तो फेसबुक को चलाने वाला हो, गूगल को चलाने वाला हो, मेटा को चलाने वाला हो, इंस्टाग्राम को चलाने वाला हो, तो ये कोई ना कोई भारतीय ही होगा। तो भारतीयों का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको रोकने के लिए और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लगता है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म की जरूरत है। और कई सारे कानूनविद, शिक्षाविद, रिफॉर्मिस्ट ये बात कह चुके हैं। सरकारों को ये बातें माननी चाहिए। गलती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की थोड़ी सी यहाँ पे रह गई कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी लोकतंत्र में चुनाव का वोट लेकर चुने जा रहे हैं। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि ये सब रिफॉर्म की बात नहीं मान रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान रहे हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, कई सारी कमेटियों की रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं। इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है रिजर्वेशन के लिए कि कैसे इसको कम करके योग्यता को आगे बढ़ाया जाए, उसको नहीं मान रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कोई भी नेता आरक्षण पर बात ही नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है सभी नेताओं को डर लगता है कि उनकी कुर्सी हिल न जाए, और नेताओं को डर लगता है। ये दूसरा कारण ये है कि उनकी पार्टी का मोटो साफ साफ है कि हम रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, हम रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में लेके आएंगे, हम रिजर्वेशन को संख्या के आधार पर देंगे, लेकिन रिजर्वेशन में सुधार नहीं करेंगे, रिजर्वेशन को कम नहीं करेंगे। आप देखिए जिस तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाएंगे, यानी 100 सीट पर 85 सीट वो ओबीसी एससी एसटी को देना चाहते हैं। ना सिर्फ एजुकेशन में, ना सिर्फ नौकरियों में, बल्कि पार्लियामेंट में भी, बल्कि विधानसभाओं में भी और सारे जनप्रतिनिधित्व में। अगर ऐसा हो जाता है तो इस देश से एक वर्ग ऐसा होगा जो निकलकर अपना दूसरा देश बना लेगा और इस देश में रहना ही नहीं पसंद करेगा, जिसको अपने देश को, मातृभूमि को सबसे ज्यादा मानता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर लोगों को बात करनी चाहिए। नेताओं को इसलिए चुना जाता है कि वो समाज की बात को संसद तक पहुंचा सके और संसद उस पर कोई कानून बना सके, कोई रिफॉर्म ला सके। अगर नेताओं में इतना बूता नहीं है कि वो अपनी बातों को संसद तक पहुंचा सके या इस मुद्दे पर खुल के बात कर सके, तो मुझे लगता है कि उन्हें नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, जो बोल रहे हैं अगर किसी ने आरक्षण को छूने का प्रयास किया तो दिन में तारे दिखा दूंगा। देखिए, वो महामूर्ख व्यक्ति है। मुझे तो शर्म आता है उसे अपनी फ्रेटर्निटी से कहते हुए कि वो अधिवक्ता समाज से है। यही नगीना के सांसद को जौहर यूनिवर्सिटी पे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे बोलना चाहिए था, जहां से दलितों को आरक्षण छीन लिया गया। अब आप इन तीनों यूनिवर्सिटी में अगर कोई दलित चाहता है कि एडमिशन हो तो उसे सामान्य वर्ग में एडमिशन मिलेगा, वहां से आरक्षण छीन लिया गया। ना कोई बयानबाजी किया इन्होंने, ना ही इन्होंने कहा कि हम इसके लिए धरना
धरना पे बैठेंगे या संसद में कोई बात आएंगे। जब कोई बात समाज को तोड़ने की होगी तो सबसे पहला नाम चंद्रशेखर रावण का आएगा। आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर दीपू दास को जिंदा जला दिया जाता है, दलित समाज से थे, लेकिन मुस्लिम लोगों ने जलाया तो उसके लिए इन्होंने नहीं बोला, क्योंकि इन्हें पता है कि जब ये पहली बार चुनाव लड़े थे तो इनकी जमानत जब्त हो गई थी। वहीं मुस्लिमों की कृपा पर ये जीते हैं। मेरठ में, बरेली में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग दलित समुदाय के लोगों को काम करा के पैसे नहीं देते हैं और पैसे मांगने पर उन्हें पूरे गांव में नंगा कर मारते हुए ले जाते हैं। वीडियो भी वायरल होता है। चंद्रशेखर रावण का कोई बयान नहीं आता है। दिल्ली के अंदर एक बच्चे को होली के रंग पर, एक दलित बच्चे को मार दिया जाता है, चंद्रशेखर रावण का कोई बयान नहीं आता है। तो ये दोहरी राजनीति है। मुझे लगता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब बयान देते हैं और मैं नहीं मानता कि वो दलितों के नेता हैं। दलितों के नेता अगर कोई है इस समय धरती पर तो मुझे लगता है कि वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है दलितों के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, और पूरे देश के नेता, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, मायावती जी को एक नेत्री के तौर पर मानते हैं और अभी भी उनके अंदर राजनीति बैठी है। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर रावण को ये भूल छोड़ देनी चाहिए करने कि हमेशा अपने आप को मायावती जी से ऊपर प्रोजेक्ट करना। अभी देखिए लखनऊ के इको पार्क में एक बार मायावती जी ने कुछ महीनों पहले बुलाया था मीटिंग। उन्होंने वहां से क्या निर्देश दिया कि जो भी दलित भाई हैं अपने समाज में अगल बगल घरों में अगर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो किसी के चढ़ावे में आकर उनसे लड़ाई ना करे, क्योंकि यही समाज का भाग है। आज आपको जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वही खड़े रहेंगे। तो ऐसे लोग नेता होते हैं, ना कि ऐसे लोग कि जो ठाकुरों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, वैश्यों के खिलाफ हमेशा आग उगलते रहें और जब बात मुस्लिमों की आए तो वहां पर न बोलें। अच्छा, बात करते हैं कि ठाकुरों का कुआं था, ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, तो उसका भरपाई कौन करेगा? देखिए उसी भरपाई के चक्कर में आदरणीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जब आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर तो जब धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एनसीईआरटी के कई सिलेबस से मुगलों का पूरा जो महिमा मंडन था उसे खत्म कर दिया और इसी महिमा को खत्म करने के बाद ये खत्म करने वाले थे। ये जो विडंबना फैलाई गई है कि 500 सालों तक पानी नहीं पीने दिया गया या गेहूं नहीं उगाने दिया गया, चावल नहीं खाने दिया गया, ये सब एक झूठ फैलाया गया है। हमारे देश में सबको पता है कि पहले मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया, फिर हम जब आजाद हुए तो हमने अपना एक संविधान अंगीकृत किया और वो संविधान बनाने का जिम्मा किसे दिया? एक दलित समुदाय के व्यक्ति को, जो रिफॉर्म चाहता था, जो देश को आगे बढ़ाना चाहता। उस समय पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए अगर किसी दलित के हाथ में ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो पूरे देश को समझना चाहिए कि ऐसी कोई भी विडंबना अपने देश में नहीं थी। सिर्फ लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से ये बता दिया गया है कि पानी नहीं दिया ठाकुरों ने या ब्राह्मणों ने, मंदिर में नहीं घुसने दिया या अन्य बिरादरी ने इनके साथ भेदभाव किया। भेदभाव कभी भी नहीं हुआ है। हमारा समाज वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। ऐसे में अपने ही देश के, अपने ही समाज के लोगों से कैसे विभिन्नता रख सकता है? और अगर विभेदन होता तो डॉक्टर अंबेडकर जी की पत्नी ब्राह्मण, डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ाने वाले ब्राह्मण, ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। तो मेरा मानना है आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद आएगा जो एनसीईआरटी में और तमाम ऐसे जगहों पे ये पूरे संशोधन करेगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई थी जिससे कि लोगों को विभेद हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान निर्माताओं ने ऐसे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की जिनको कि आगे चलकर समाज की मेन धारा में लाया जा सके। इसको आगे चलकर नेताओं की चुगलखोरी की वजह से जातिगत कर दिया गया और जातिगत होने के कारण ये आज लोगों में और विभेद पैदा कर रहा है। आज खाई मिटी नहीं है, आज खाई बढ़ी है। अभी यूजीसी का जो रोल आया था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे, जो दलित समुदाय से होते हैं, उन्हें कहना पड़ा कि हम तो समुदाय को एक पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, ये यूजीसी का नियम लाके तो आपने इनके बीच खाइयां और बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना चाहिए कि नेताओं की बातों से बाहर निकले, सामाजिक चीजों पर ध्यान दें और समाज में सबको साथ ही रहना है, यही बात स्वीकार करके चले। उधर ये दलित समाज के नेता लोग कहते हैं, वो बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि घोड़ी पर नहीं चलने देते हैं ये ठाकुर और ब्राह्मण। देखिए मैं मानता हूं कि पूरा देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, संविधान से चलता है। अगर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसे कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, वो जेल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने के बाद कोई जेल नहीं जाता, लेकिन सबको ये मानना चाहिए कि किसी एक एक्टिविटी की वजह से तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो पूरे तालाब को आप गंदा नहीं कह सकते हैं। यही सबको स्वीकार करना चाहिए। और घोड़ी पे नहीं अगर चढ़ने दिया जाता तो पत्रकार
सरकार की स्वतंत्रता की वजह से वो बात समाज में आ रही है, पुलिस की स्वतंत्रता की वजह से पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है, और कानून की स्वतंत्रता की वजह से उस व्यक्ति को सजा हो पा रही है। तो यही हमारे संविधान मेकर को पूरे समाज को देने के लिए संविधान इसीलिए बनाया गया था। अब ऐसा कहना कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई अब एक्सक्यूज नहीं रह गया। पिछले 85 सालों से आरक्षण की सुविधा दी जा रही है, सारी सुविधाओं की सुरक्षा दी जा रही है। अगर पहला किसी को इस पूरे देश के संसाधनों पर हक है तो इस देश के गरीबों का, अगर उसके बाद भी अपने विकसित नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को विकसित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का दुर्भाग्य है। अच्छा, लोग कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता करो, समान वर्ग के लोग बहुजन समाज के लड़कों से शादी करें अपनी बेटियों और अपनी बहनों की, और भरपूर आरक्षण मिलेगा। कोई देखिए, ये लोग नहीं कहते हैं, एक मूर्ख आईएएस वर्मा ने ऐसे प्रचलन कर दिया इस शब्द से। उनको मैं कहना चाहता हूं कि अब समाज में बहुत ही क्लियर और सेटल्ड लॉ है कि जो भी व्यक्ति, जो लड़की में 18 साल के ऊपर हो, लड़के में 21 साल के ऊपर हो, अगर किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो वो लोग फ्री हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन क्या यह जरूरी है कि समाज में एकता लाने के लिए किसी ब्राह्मण की बेटी को किसी शूद्र की बेटी के साथ जबरदस्ती शादी कर दिया जाए? इतनी तो व्यवस्थाएं चल रही हैं, आपको आरक्षण मिल रहा है, आपको पहले भोजन की व्यवस्था दी जा रही है, पहले राशन की व्यवस्था दी जा रही है, अन्न धन योजना दी जा रही है, जनधन योजना दी जा रही है। अगर इन सब के बाद भी एकता नहीं आ रही है तो आपके दिमाग में एकता की कमी है, समानता की कमी है। उस दिमाग को सुधारिए। समाज में एकता आ चुकी है, लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, और इधर ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की लड़कियों से शादी करो। तो इनकी मानसिकता क्या है? देखिए, 1962 और 66 के बीच की बात है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा में कई सम्मेलन किए। उस सम्मेलन में वो खुद ही बहुत दुखी थे कि हम जिस वजह से ये आरक्षण को लेकर आए, वो वजह कहीं ना कहीं टार्निश होते जा रहा है, उस पर धूमिल पड़ते जा रहा है, और सही मामले में ये चीज़ें कहीं से लागू नहीं हो पा रही। आज कांग्रेस कहता है कि संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है, और वही कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए प्रत्याशियों को खड़ा किया और उन्हें 2-3 बार चुनाव में हराया भी। तो ऐसे में किसकी बातों का विश्वास करें? मैं तो मानता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बहुत ही क्लियर थे इस मामले में कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी समाज में पिछड़ा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, यादव हो, कायस्थ हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसे आगे बढ़ाने के लिए, समाज में लाने के लिए जो भी आरक्षण की व्यवस्था थी दी जानी चाहिए, और वही दी जा रही थी। लेकिन मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी वर्ग को और तमाम चीजों को डालकर कहीं ना कहीं देश के योग्यता को टार्निश करने की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन समानता तो अभी तक आई नहीं, छुआछूत हो रहा है, लोगों के साथ मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा है। और यह बहुत सही क्वेश्चन आपने किया कि समानता अभी तक नहीं आई, क्योंकि रिजर्वेशन में रिफॉर्म की जरूरत है। अगर रिफॉर्म नहीं हुआ तो आने वाले 100 सालों में भी समानता नहीं आएगी। आप इसी ढर्रे पर चलते रहेंगे। यहाँ के जो योग्य लोग होंगे वो विदेशों में अपनी सेवा देंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर अपना पूरा समाज छोड़कर चले जाएंगे। यही चीज़ें के लिए ये रिफॉर्म की ज़रूरत है, और मुझे लगता है सरकार को इस पर कम से कम एक बार प्रतिवेदन लेकर सभी लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि बिना सुने इस पर कोई डिसीजन नहीं हो सकता। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार को सुनने पर विवश किया जाएगा। लास्ट सवाल है आपसे, अगर रिफॉर्म होगा तो कैसे होगा? देखिए ना, आपके पास पक्ष वाले हैं ना विपक्ष वाले हैं आपके समर्थन? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि रिफॉर्म जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे उनकी मंशा से हो, और वो क्या चाहते थे कि हम भारत के लोग जब उन्होंने कहा तो उसमें किसी जात का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी पंथ का नाम नहीं लिया। इसीलिए जब हम कोई भी सुविधा दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उसी उद्देशिका से इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, और वो भारत के लोगों के लिए करना चाहिए, ना कि यादव के लिए, ना कि बनिया के लिए, ना कि दलित के लिए, ना कि शूद्र के लिए। ये सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि भारत का हर नागरिक अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार पाता है, और उस समानता के अधिकार के बाद ही रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 15 और 16 दिया गया है। तो ये जनरल इंटरप्रिटेशन भी है कि अगर कोई आर्टिकल पहले दिया गया है तो बाद वाले आर्टिकल को उसका भार पड़ेगा। तो आर्टिकल 14 को मानते हुए हम भारत के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन की सुविधा दी जानी चाहिए। आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर रिजर्वेशन लेकर नहीं बनना चाहिए, और ये बात पूरे समाज को स्वीकार करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।